तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में, जिसमें आज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पर ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिक्विड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लिक्विड के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए क्या कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स आर, यानी कि लिक्विड के मोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? पहला है वेपर प्रेशर, दूसरा है सरफेस टेंशन, तीसरा है विस्कोसिटी, चौथा है रिफ्रैक्शन। यानी कि लिक्विड के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से पहला वेपर प्रेशर, दूसरा है सरफेस टेंशन, तीसरा है विस्कोसिटी और चौथा है क्या है? रिफ्रैक्शन। तो देखिए लिक्विड के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। पहला वेपर प्रेशर, दूसरा सरफेस टेंशन, तीसरा विस्कोसिटी और चौथा है रिफ्रैक्शन, जिसमें से हम लोगों को इस यूनिट में यानी कि सेमेस्टर 3 में कहने का मतलब है सेमेस्टर 3 में हम लोगों को तीन ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें से पहला है वेपर प्रेशर, दूसरा है सरफेस टेंशन और तीसरा है आपका विस्कोसिटी। यानी कि लिक्विड के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से सेमेस्टर 3 में आपको 3 को वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादातर है ना, आज के वीडियो में मैं जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब देखिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को आसानी से जो है सो आपको समझा सके। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड को आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए मैंने एक बर्तन को लिया है। ठीक है, मैंने एक बर्तन लिया है, एक कंटेनर लिया है और इसमें क्या किया है, मैंने थोड़ा सा कुछ हद तक है ना लिक्विड भर दिया है। कुछ हद तक क्या किया है, इसमें लिक्विड भर दिया और इसको क्या किया है, ऊपर से मैंने जो है इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस बर्तन में जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, क्या करता हूँ, मैं इसे हीट प्रदान करता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, हीट प्रदान करता हूँ, हीट देता हूँ। तो इस हीट के कारण ये जो लिक्विड है, इस हीट के कारण ये जो लिक्विड है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, इस लिक्विड के जो पार्टिकल है वो मोशन में आ जाते हैं और धीरे 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 ये क्या करते हैं, वाष्प में यानी कि वेपर में, भाप में चेंज होने लगते हैं। और यही वेपर, यही वाष्प क्या करते हैं, ऊपर जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं ऊपर। ठीक है, और ये जो वेपर है, ये जो वाष्प है, कुछ समय बाद वापस बूंद बूंद करके लिक्विड में परिवर्तित होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बूंद बूंद के रूप में क्या करते हैं, ये वेपर वापस से लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। तो ऐसा स्टेज जहाँ पर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, ऐसा स्टेज जहाँ पर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है और वापस से वो वेपर लिक्विड में चेंज होता है, तो ऐसा स्टेज, इस स्टेज को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। इस स्टेज को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझिएगा, ऐसा स्टेज जहाँ पर कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है और पुनः वही वेपर लिक्विड में चेंज होता है, तो ऐसा स्टेज, इस स्टेज को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए हमने क्या किया, इस लिक्विड को
ठीक है। इस लिक्विड में हमने क्या किया, हीट प्रदान किया, और इस हीट की वजह से इस लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ गए और धीरे धीरे करके वे वेपर वाष्प यानी कि भाप में चेंज होने लगे, और भाप यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाता है और कुछ समय बाद वो पुनः बूंद बूंद करके लिक्विड में चेंज होने लगता है। इस स्टेज को हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम स्टेज में जो ऊपर वेपर यानी कि भाप जमा होते हैं, उन वेपर के द्वारा जो प्रेशर रिलीज किया जाता है, जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जो प्रेशर निकाला जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा साथियों। जो इस लिक्विड के ऊपर जो भी वेपर, जो भी भाप जमा होता है, उस भाप के द्वारा ही जो प्रेशर रिलीज किया जाता है, जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जो प्रेशर निकाला जाता है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी बात को मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया है। ठीक है, ये हमारा मैंने लिक्विड लिया था और यहाँ पर जो वेपर कलेक्ट हुआ है ये है, और ये जो है कितना वेपर इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कितना प्रेशर जो है सो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, एग्जर्ट किया जाता है। ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ उसी प्रेशर को इस मापने का ये प्रेशर गैज एक यंत्र है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आगे इसी बात को मैंने यहाँ पे सेंटेंस में वर्ड्स में लिखा है, उसको समझाते हैं। क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज। देखिए क्या कहता है कि लिक्विड के वेपर प्रेशर को, है ना, लिक्विड के वेपर प्रेशर, एक लिक्विड या किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पे डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। कहने का मतलब है क्या कि इक्विलिब्रियम स्टेज में लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसी समय उसी तापमान पे, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर, उसी को वेपर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड, अब यहाँ पर आगे क्या है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फ्रॉम द लिक्विड मे बी इलस्ट्रेटेड एज शोन इन द फिगर। यानी कि इस प्रक्रिया में जो वेपर निकलता है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो रिलीज होता है, एग्जर्ट होता है, बाहर निकलता है, उसको जो है सो हम लोग निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, जैसा भी है हम लोगों ने समझाया, क्या कि हमने एक लिक्विड लिया, हमने एक बर्तन लिया, पहले उसमें कुछ हद तक लिक्विड भर दिया और ऊपर से बंद कर दिया। हमने इसमें क्या किया, हीट दिया। हीट देने से ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आ गए और वो धीरे धीरे करके वेपर में चेंज होने लगे, और वे वेपर पुनः से धीरे धीरे करके लिक्विड में बदल जाते हैं। इस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज में जो लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसी वेपर के द्वारा जो प्रेशर रिलीज होता है, एग्जर्ट किया जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं इसके सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं कि उसके प्रभाव से क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहला है कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वाष्पीकरण के बाद जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है, मौसम क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो वही हमें पढ़ना है यहाँ पे, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण
के कारण होने वाली शीतलता यानी कि वाष्पीकरण के कारण होने वाली आने वाली ठंडक शीतलता। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं, चलिए ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। When a liquid evaporates, जब कोई लिक्विड वाष्पीकृत होता है, द मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिव द लिक्विड, तो लिक्विड के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड का साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेस। तो क्या होता है, जो लिक्विड बच जाता है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस यानी कि घटने लगता है। एंड हैंस द टेम्परेचर फॉल्स, और इसी के कारण क्या होता है, टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, घट जाता है, और टेम्परेचर के घटने के कारण क्या होता है, वहाँ पे शीतलता यानी कि ठंडक आ जाती है। तो यही कारण है। तो आपने समझा क्या कि जब कोई लिक्विड वाष्पीकृत होती है तो लिक्विड का अधिकतर जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड का साथ छोड़ देते हैं, जिस कारण क्या होता है, जो लिक्विड बच जाते हैं उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी घटने लग जाता है, जिस कारण से पूरे लिक्विड का टेम्परेचर फॉल्स यानी कि गिरने लग जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ठंडक आ जाती है, शीतलता आ जाती है। तो यही कारण है कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का यानी कि वाष्पीकरण के कारण आने वाली शीतलता ठंडक के कारण ठंडक का। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर, यानी कि हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो वेपर प्रेशर को एक्चुअल में अफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स आर। क्या कहते हैं, कोई 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या करता है, डिपेंड करता है। जिसमें से पहला क्या है, जिसमें से पहला है नेचर ऑफ लिक्विड्स, यानी कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, पहला वो है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि अब किस लिक्विड का नेचर कैसा है उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर पहला डिपेंड करता है वो किस पर, नेचर ऑफ लिक्विड्स पर। अब ये कैसे होता है, देखिए अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं। तो जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होगा, वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो वैसे में उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली क्या होंगे, इजीली मोशन में आएंगे और वो जल्दी से जल्दी वेपर फेज में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इस कारण से क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर हाई होगा। अगर जस्ट इसका उल्टा देख लें कि जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो वे लिक्विड जल्दी से मोशन में नहीं आएंगे और वो जल्दी जो है वो वेपर फेज में चेंज नहीं होंगे। तो उस तरह से जो है जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो इस तरह से लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पहले देखते हैं इसको डिटेल से। कहता है क्या, इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड आर वीक। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि यदि किसी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कमज़ोर होगा, देन क्या होगा, देन द मॉलिक्यूल कैन इजीली लीव द लिक्विड। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड को इजीली छोड़ सकते हैं, ठीक है, एंड कम इनटू द वेपर फेज, और जल्दी से जल्दी वो वेपर फेज में आ जाएंगे। एंड हैंस, इसके कारण क्या होगा, द वेपर प्रेशर इज हायर। इसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया। अभी हमने बताया कि लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा,
ठीक है। यदि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक ग्राफ लिया है, उसमें से कुछ लिक्विड से के वेपर प्रेशर को दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया है और यहाँ पर वेपर प्रेशर लिया है। यहाँ पे कुछ लिक्विड्स लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट में ईथर है, आगे है एसीटोन, फिर बेंजीन है, वाटर है, एसीटोन। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एसीटोन, ईथर और एसीटोन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, हायर होता है, ज़्यादा होता है। बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो मॉडरेट होता है, मध्यम होता है। और वाटर और एसिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर होता है, कम होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ पर ग्राफ में भी दिखाया गया है। ये क्या है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स फॉर द सम लिक्विड्स, है ना। ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा एक ग्राफ बनाया गया है, कर्व्स बनाया गया है कुछ लिक्विड्स का, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका वेपर प्रेशर कम है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये आपको अभी समझ में आया। फिर हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। पहला पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता था वो था नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या कहता है, एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज्ड, ठीक है। जैसे जैसे किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो क्या होता है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ते जाता है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, और फाइनली क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। यानी कि कहने का मतलब है सिंपल कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, एज सिंपल एज दैट। अब आपको समझ में आया क्या कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता था। तो पहला फैक्टर था आपका नेचर ऑफ लिक्विड्स, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिस पे वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करता है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, क्या कहता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure। ध्यान से समझिएगा, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे कोई वेपर प्रेशर, है ना, जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स, हो जाता है, इक्वल, किसके इक्वल के, उसके टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, और कोई लिक्विड जो है वो वेपर में परिवर्तित हो जाता है, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड। ध्यान से समझिएगा साथियों, क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कहता है कि जिस तापमान पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और वो लिक्विड वेपर में बदल जाता है, उसी तापमान को, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड। समझ में आया साथियों, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को, उस तापमान को क्या कहा जाता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि हर एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा आपके किस पर? वो डिपेंड करेगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो डिपेंड करेगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब देखिए 760 है ना, 760 mm, 760 mm के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, और वो लिक्विड जो है सो वेपर में चेंज हो जाता है, तो इस टेम्परेचर को, उस तापमान को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। अब आगे है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। अब चौथा जो रिजल्ट आता है निकल के यहाँ पे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, है ना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। तो ये क्या होता है? कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड। ध्यान से समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड के 1 मोल को, है ना, एट बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड के 1 मोल को उसके वेपर में चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। ध्यान से समझिएगा साथियों, क्या बोल रहे हैं कि एट बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड के 1 मोल को वेपर में चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, उसी को क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड के 1 मोल को वेपर में, यानी कि भाप में चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरी होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। तो आई थिंक कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब कुछ और पॉइंट हैं आगे, तो उसको जो है सो क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक को एंड करेंगे। अब चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको हम लोग कहते हैं गुल्डबर्ग्स रूल, ठीक है। अब क्या है? रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में रिलेशन यहाँ पे मिलेगा। इसको जो है गुल्डबर्ग्स रूल कहा गया है, ठीक है। तो इसमें है क्या एक्चुअली में? कहता है गुल्डबर्ग गेव द फॉलोइंग जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ द लिक्विड्स। यानी कि जो गुल्डबर्ग थे उन्होंने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है TB नियरली इक्वल टू 2/3 TC, यानी कि TB यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है और TC यहाँ पर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो TB यानी कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नियरली इक्वल होगा
नियरली इक्वल कहने का मतलब लगभग बराबर, बराबर नहीं, लगभग बराबर। तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नियरली इक्वल होगा 2/3 क्रिटिकल टेम्परेचर के, यानी कि TB नियरली इक्वल टू 2/3 क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि TC। दैट इज, वही बात को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड्स आर नियरली 2/3 ऑफ देयर critical temperature when both are expressed on the absolute scales। तो वही बात कहा गया है कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नियरली इक्वल होगा 2/3 क्रिटिकल टेम्परेचर के, TB नियरली इक्वल टू 2/3 TC। तो ये जो रूल है वही रूल आपका क्या है, गुल्डबर्ग्स रूल्स के नाम से जाना जाता है। और यही जो है बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन भी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको हम लोग ट्रांटन्स रूल के नाम से जानते हैं। अगला जो रिलेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसको हम लोग ट्रांटन्स रूल्स के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इनके हिसाब से जो है क्या रिलेशन निकल के आता है, देखिए, ट्रांटन्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरलाइजेशन, है ना। ट्रांटन जो है एक जनरलाइजेशन देते हैं अबाउट लिक्विड के बारे में, विच आर नॉन एसोसिएटेड, जो कि नॉन एसोसिएटेड है, एंड विच डू नॉट हैव टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स ना हो। तो ये रिलेशन ट्रांटन्स रूल के हिसाब से क्या रिलेशन निकल के आता है, देखिए, डेल HV, यहाँ पर डेल HV क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। TB क्या है, TB जो है सर ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इक्वल टू 21। तो ये होता है ये जो है ये रिलेशन है किसके बीच में, ये रिलेशन है आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, और इसी रिलेशन को हम लोग ट्रांटन्स रूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वेयर डेल HV का मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इन कैलोरीज, यानी कि डेल HV यानी कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कैलोरीज में होना चाहिए। एंड TB का मतलब हो गया आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये होना चाहिए इन डिग्री में, ये क्या होना चाहिए, डिग्री में, एब्सोल्यूट। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांटन्स रूल, और यही रूल्स क्या किस नाम से जाना जाता है, ट्रांटन्स रूल के नाम से। यानी कि आपको समझ में आया कि ये जो है सो बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बीच में जो रिलेशन निकल के आता है उसी रिलेशन को ट्रांटन्स रूल के नाम से जाना जाता है। और ये रिलेशन क्या है, डेल HV/TB इक्वल टू होता है 21। आई थिंक कि ये चीज़ जो मैंने आज समझाए हैं आप लोगों को, वेपर प्रेशर को जो है सो डिटेल में बताया। अब अगला वीडियो में मैं अगले प्रॉपर्टीज़ को कवर करूँगा। तो आई थिंक कि जो भी आज मैंने बताया है, जब समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।